नमस्कार, आपका स्वागत है जनसंदेश टाइम्स के स्पोर्ट्स अड्डा में। हम बात करेंगे इंडिया की जो सेकंड टेस्ट में हार हुई है उसकी क्या वजह थी, और इस सिलसिले में हम बात करेंगे सूरज जी से। सूरज जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आकिब जी। और जैसा आपने कहा कि सेकेंड टेस्ट में जो इंडिया को हार मिली है, मुझे जो लगता है कि जो बॉलर्स हैं उनका ऑफ डे रहा। ऑफ कलर बॉलर्स हमारे सारे दिखे। अगर सिराज की बात करें तो सिराज ने पहली इनिंग्स में अच्छा बॉल डाला था, लेकिन उनको जो चोट लगी पहली इनिंग्स में, जो एंकल ट्विस्ट उनका हुआ, उसके चक्कर में वो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए। थोड़ा सा क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है, अब कितने भी फिट हो जाएं, वापस मैदान में आ जाएं ट्रीटमेंट लेके, लेकिन एज अ बॉलर आपको कहीं ना कहीं वो दिक्कत होती है। बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा भी हम कहते हैं कि हमारे बॉलर्स नहीं हमको, अगर हम देखें तो पिछले 1 से 1.5 सालों में हमारे बॉलर्स नहीं हमको जिताया है, उन्होंने हर बार वापसी कराई है। बिल्कुल। लेकिन अब एक बार अगर बॉलर को ऑफ डे रहा, ऑफ कलर रहा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बैट्समैन को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो हम कहते आए थे कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है, मिडिल ऑर्डर हमेशा फेल होता आया, फेल होता आया, वही दिखा। अगर हमारे पास कल 250 के बजाय 350 रन होते तो क्या हम नहीं जीत सकते थे? हम आसानी से जीत सकते थे। लेकिन रन अगर आप 240 रन दोगे अपने बॉलर्स को और 2 दिन का समय बचा होगा, तो फिर साउथ अफ्रीका कहाँ छोड़ने वाली है? बिल्कुल पूरी तरीके से हावी नजर आई साउथ अफ्रीकन टीम। बिल्कुल। और इंडिया ने जिस तरीके से पहले मैच में अपनी बॉलिंग से परफॉर्म करा था, बैटिंग से परफॉर्म करा था, वो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं नहीं दिखी इस सेकंड टेस्ट मैच में। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही में जो सबसे बड़ी कल मुझे एक बहुत ज़्यादा मिस्टेक दिखी, वो ये दिखी कि जब 4 घंटे की बारिश हो गई आकिब जी, उसके बाद जब आप आते हो 4 घंटे की बारिश के बाद, साउथ अफ्रीका का पिच का आपको पता है क्या हरकत पिच करती है, ग्रीनिश पिच रहती है। वहाँ पे आप आते हो पहला ओवर बुमराह डालते हैं, बुमराह जो एल्गर को एकदम हिला कर रख देते हैं। पहली बॉल अगर आप देखो इतनी हिलती पहली बॉल के एल्गर भी एकदम झूल जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट ओवर आप फिर अश्विन से डलवा रहे हो। मतलब ये किस तरह का डिसीजन है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। आप इसमें क्या देखते हैं कि अश्विन क्यों डाल सकते हैं दूसरा ओवर? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें भी मैं कहूँगा कि कप्तानी का जो हार है वही कहीं ना कहीं कप्तानी कप्तानी भी बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदार बिल्कुल। है एक तरीके से। उनकी सोच ये रही होगी कि 4 घंटे बाद मैच शुरू हुआ है तो पिच भी गीली थी, मीडियम पेसर से करवाया। पहले बुमराह ने अच्छा बॉल डाला, लेकिन वो एल्गर जो हैं वो लेफ्ट हैंडेड हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सोच रही होगी कि हम एक स्लिप के साथ अगर बॉल डालते हैं, बाहर निकल रहा है, अश्विन की पकड़ अच्छी हो जाती है तो टप्पा खा के बॉल बाहर निकलेगा, तो एल्गर को शुरुआत में स्पिन को खेलने में दिक्कत होगी। लेकिन ऐसी दिक्कत नज़र नहीं आई। उन्होंने अश्विन को भी काफ़ी अच्छी तरीके से खेला। बिल्कुल काफ़ी अच्छे तरीके से खेला। और मेरा ये मानना है कि कितना भी हो, लेफ्ट हैंडर हो या कुछ भी हो, लेकिन जो बारिश के बाद अगर आप आ रहे हैं तो आपको शुरुआत बुमराह और सामी से ही करनी चाहिए थी। चलिए सिराज से आप करते, सिराज नहीं फिट थे, कोई बात नहीं। आप ये तो शार्दुल से करते, शार्दुल ने 7 विकेटें लिए हैं आकिब जी, तो उनके पास भी वो दमखम है कि वो नया बॉल आके डाल सके। ऐसा नहीं कि वो उन्होंने बीच में आके विकेट तो बीच में आके वो डालेंगे, नया बॉल वो डाल सकते थे। लेकिन उसके बावजूद आप अश्विन के पास गए। ये डिसीजन बिल्कुल भी समझ नहीं आया। ये केएल राहुल का डिसीजन था या फिर मैनेजमेंट का था, बाहर से डिसीजन आया देखिए, था? अगर यही जो डिसीजन था, अगर उस वक्त एल्गर का विकेट लेने में अश्विन कामयाब हो जाते तो हाँ बात हाँ। अलग होती, लेकिन नहीं नहीं, वो तो वो अलग। कामयाब नहीं हो पाए जिस वजह से इंडिया मैच हारा। और अगर उस वक्त का विकेट और टाइम ऐसा था कि विकेट जो था पूरा ग्रीनिश था और बारिश की वजह से थोड़ा नम भी था, उस वक्त मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं बुमराह को एक एंड से और एक एंड को शमी से ओवर डलवाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा भी मानना है कि अगर आप डलाते तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ता। वहां पे अगर एल्गर आउट हो जाते तो एल्गर इतनी अच्छी शानदार पारी ना खेल पाते, उसके बाद साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं मतलब कि ढहती चली जाती, बिल्कुल। तो एक चांस बन सकता था भारत का। लेकिन अगर आगे आके भी देखें तो जो हमने पहले चैट में बात की थी कि अजिंक्य रहाणे और पुजारा, इन पर तलवार लटकी हुई थी। उन्होंने पहली इनिंग में रन नहीं बनाए, उसके पहला जो टेस्ट हुआ था उसमें भी रन नहीं बनाए थे वहां पे। तो अगर अब हम देखें तो उन दोनों लोगों ने 50 बना दिया और काफी तेज खेले हैं सेकंड इनिंग में दूसरे टेस्ट के। तो आप क्या देखते हैं कि आगे अब जो नेक्स्ट टेस्ट है, मतलब आखिरी टेस्ट है इस सीरीज का इंडिया का, तो क्या होगा? मतलब कि क्या मौका मिलेगा रहाणे और पुजारा को? देखिए, मौके की बात तो मैं नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन अगर वो अपनी पारी को और बिल्ड कर देते और बड़ा करते तो 100 के मुझे करीब अगर लगता वो है पहुंचते। 100 के करीब अगर दोनों लोग पहुंच जाते तो आज इंडिया जीता होता। बिल्कुल जीत के करीब, इसलिए हाँ। मैं बात कहूँगा कि अगर आप 50 रन या 60 रन या 40 रन बना के आउट होते हैं, इसका मतलब है कि आप विकेट पे सेट हो चुके हैं। और आज बिल्कुल सेट होने के बाद अगर आपका विकेट जाता है तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ख़राब बात है, क्योंकि टीम इंडिया ने 240 रन का जो टारगेट दिया था, 240 रन का बिल्कुल, जो 240 टारगेट का दिया टारगेट दिया था, था। वो 300 के ऊपर का टारगेट होता, 340 360 रन का जो टारगेट होता, तब हो सकता था कि इंडिया कमबैक अच्छी तरीके से कर सकता था। बहुत आराम से कमबैक करती है। और बॉलर्स को भी आप कुछ रन दोगे तभी वो कुछ करके दिखाएंगे। हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपके बॉलर्स कम रनों में आपको जिता दें, वो कभी कभार ही होता है जो बिल्कुल। कि हम क्रिकेट देखते हैं। अगर आगे आके भी देखें तो चलिए ठीक है, पुजारा और रहाणे आउट हो गए, लेकिन उन्होंने मतलब इनिंग्स को बिल्ड अच्छा कर दिया था। कह सकते हैं हम कि सेट होके आउट हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने रन कुछ बोर्ड पे लगा दिए थे। उसके बाद ऋषभ पंत आते हैं। पंत जब आते हैं तो पंत आते ही लप्पा घुमा देते हैं, तीसरी बॉल पे आउट हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऋषभ पंत जो कि ऑस्ट्रेलिया में इतना बढ़िया खेल के आए थे, उसके बाद से वो पता नहीं उनको क्या हो गया। वो आप चाहे इंग्लैंड की बात कर लो, चाहे आप घरेलू सीरीज की बात कर लो जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई,
मतलब कि ऋषभ पंत में वो बात ही नहीं दिख रही है, वापस भी नहीं आ पा रहे हैं, वो वही टी20 का अंदाज लेके खेल रहे हैं। भाई आप टेस्ट क्रिकेट में आके इस तरह का लप्पा नहीं घुमा सकते। आप भले ही कह दो कि ऋषभ पंत का खेलने का तरीका यही है, लेकिन अनटिल एंड अनलेस ये है तो टेस्ट मैच ही ना। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि ऋषभ पंत की जो लापरवाही है, इसको मैनेजमेंट को किस तरीके से देखना चाहिए? बहुत अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल करा सूरज जी, लापरवाही। लापरवाही इसलिए मैं मानूंगा कि उनके अंदर टेम्परामेंट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अगर आप टेस्ट मैच खेलने हैं तो 40-50 बॉल आपको सेट होने में लग ही जाती हैं। अगर आप 40-50 बॉल सेट होने में खेल जाते हैं, उसके बाद आप इनिंग बिल्ड करना शुरू करते हैं, तो मेरा मानना है कि आप लंबी इनिंग खेल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है टेम्परामेंट जिसको कहते हैं, वो ऋषभ पंत के अंदर दिखाई नहीं दी। बिल्कुल, और आप आराम से खेल सकते थे, आपके पास समय भी बहुत था, ये नहीं कह सकते कि समय नहीं था, पूरा पूरा समय बचा था आपके पास। आपका पार्टनर जो है वो है हनुमा विहारी। हनुमा विहारी आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उन्होंने 40 रन बनाए नीचे आके, तो आप दोनों साथ में मिलकर अच्छी बिल्डअप कर सकते थे पार्टनरशिप। तो ऋषभ पंत कहीं ना कहीं निराश कर रहे हैं, और आप कह सकते हो कि हमारे पास और विकेट कीपर्स भी हैं, रिद्धिमान साहा बाहर बैठे हुए हैं, तो ऋषभ पंत की जगह पे भी कहीं ना कहीं सवाल अब उठने चाहिए। वृद्धिमान साहा, मैं बात आपसे कहूँगा सूरज जी कि वृद्धिमान साहा के अंदर टेम्परामेंट है, वो अच्छी इनिंग खेल सकते हैं। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, वो उनको इनिंग क्रिकेट खेलने का काफ़ी तजुर्बा भी है। लेकिन मुंबई टेस्ट में 50 लगाया था। जी बिल्कुल, अगर उनको मौका दिया जाए ऋषभ पंत की जगह, तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, वो पहुंचा सकते हैं, और मौका मिलना भी चाहिए, क्योंकि हम बात करते हैं कि भाई रहाणे को हटा दो, पुजारा को हटा दो, श्रेयस अय्यर को ले आओ, हनुमा विहारी को ले आओ, तो वो तो हम बात करते हैं, वो सीनियर प्लेयर्स हो चुके हैं। लेकिन ऋषभ पंत को भी कहीं ना कहीं जॉब देनी पड़ेगी। सिर्फ अच्छी कीपिंग करने से ही आप टीम में जगह नहीं बना पाओगे, आपको रन बनाने होंगे। आप एज अ बैट्समैन टीम में खेलते हो, तो रन बनाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आकिब जी, अगर हम बात करें तो जो अगला टेस्ट आने वाला है, तो वहाँ पे आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? बॉलिंग में अगर हम कहें तो क्या सिराज को हटा के ईशांत शर्मा को लाया जाएगा, क्योंकि सिराज के पास चोट भी है, क्योंकि थोड़ी सी लग गई है। दूसरी बात, क्या ईशांत शर्मा को मौका मिलेगा? ईशांत शर्मा को मौका बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो विकेट है काफ़ी तेज़ विकेट होता है। ईशांत शर्मा के पास गति है और अच्छा स्विंग कराने का उनके अंदर मादा भी है, और खासकर एक्सपीरियंस अगर हम बात करें, एक्सपीरियंस है। और अगर वो सिराज चोटिल भी हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि ये फाइनल टेस्ट है हमारा। ये 2-3 मैच की सीरीज़ में एक इंडिया जीत चुकी है, एक साउथ अफ्रीका जीत चुकी है। ये जो है ये फाइनल रहेगा, और अगर इतिहास रचने की कड़ी है, आप समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल इतिहास रचने की कड़ी है, बिल्कुल सही। अगर आप इतिहास आपको रचना है, आपको साउथ अफ्रीका में विन दिखानी है अपनी, जो हमने पहले चैट में यहाँ पे बातचीत की थी कि इंडिया एक बहुत बड़ा इतिहास रच सकती है, जो आज तक कभी नहीं हुआ, उसको मुमकिन कर सकती है, तो आपको ये टेस्ट मैच जीतना होगा। और उसके लिए अगर देखते हैं विराट कोहली अगर फिट होते हैं तो वो टीम में वापस आए, क्योंकि हमने विराट कोहली को इस दूसरे टेस्ट में बहुत मिस किया आकिब जी। जो कप्तानी है, देखिए केएल राहुल नए कप्तान है, तो आप उनकी कप्तानी को इतनी जल्दी वो नहीं कर सकते कि कैसी कप्तानी करिए कैसी नहीं करिए, क्योंकि कप्तानी मतलब एक ऐसी चीज़ जो सीखने पे आती है। आप मैच पे मैच खेलते जाते हैं, आप सीखते जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि कौन सी सिचुएशन में क्या करना है। तो विराट कोहली अगर आखिरी टेस्ट में फिट होते हैं तो वही खेलें, वो कोशिश करें कि वो आए वापस, वरना मेरे हिसाब से तो मुश्किल लगता है कि इंडिया लास्ट टेस्ट आसानी से जीत पाए। आप क्या देखते हैं कि केएल राहुल को, मतलब किस तरीके से आप केएल राहुल की कप्तानी पे कुछ बताएं? नहीं, विराट कोहली की अगर विराट कोहली फिट नहीं हो पाते हैं तो बिल्कुल कमी खलेगी, लेकिन केएल राहुल ने जिम्मेदारी संभाली है, मुझे लगता है वो बाखूबी इसको संभालेंगे। और कहीं ना कहीं लगेगा, हाँ टाइम लगेगा, लेकिन अगर उनको जिम्मेदारी दी जाती है तो वो संभालेंगे, क्योंकि विराट कोहली अगर अनफिट रहते हैं तब अगर जिम्मेदारी मिलेगी वो संभालेंगे। लेकिन मिडिल ऑर्डर की मैं फिर से बात करूंगा, मिडिल ऑर्डर निराश अगर करेगा तो इंडिया ये तीसरा टेस्ट भी हार जाएगी। अगर मिडिल ऑर्डर अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाएगा तो इंडिया को एक अच्छी मजबूती शुरुआत मिल सकती है, और जो बढ़त है वो आखिरी दिन तक बना सकती है इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों का क्या कहना है मिडिल ऑर्डर पर, जैसे कि रहाणे पर, पुजारा पर, और खासकर ऋषभ पंत पर भी, किसको मौका मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए? आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स का स्पोर्ट्स अड्डा।